विचित्र पुष्प पार्ट 11। उत्तुंग ने नागसिंह को बताया था कि कुछ शताब्दी का पुष्प तुम्हारे घर में सुरक्षित है। क्या तुम्हारा विचार है कि उन पुष्पों की चोरी नागसिंह ने ही की है? सेनाधिपति ने काबुई से पूछा। काबुई क्षण भर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, नागसिंह के मस्तिष्क में अगर षड्यंत्र रचने की योजना हो तो भी मेरी समझ में यह नहीं आता कि ये पुष्प किस प्रकार से उसके उपयोग में आ पाएंगे। आखिर इन पुष्पों का उसके षड्यंत्र से क्या संबंध है? तुम्हारा यह विचार मुझे भी सही लगता है। शताब्दी का पुष्पों के बिना उत्तुंग अभियान पर निकल ही नहीं सकता। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम तब तक राजधानी में रहो, सेनाधिपति ने कहा। हाँ, ऐसा ही करूँगा, कहकर काबुई वहाँ से सीधे उत्तुंग के अतिथि गृह में गया। उन दोनों ने पुष्पों के बारे में बहुत समय तक चर्चा की और फिर सो गए। दूसरे दिन दोपहर को एक सैनिक आया और कहा, काबुई, आपको देखने के लिए दो युवतियाँ आई हुई है। काबुई बाहर आया। उसने बाहर आकर देखा कि दो युवतियाँ खड़ी है। उनमें से एक युवती को संबोधित करते हुए उसने कहा, बेटी चित्रा, तुम और यहाँ क्यों आई हो? माँ सकुशल तो है? पिताश्री, माँ सकुशल है। अपने पिता को बहुत ही निकट आती हुई धीरे से बोली, पिताश्री, जो पुष्प गायब हो गए थे वे मिल गए हैं। शताब्दी का पुष्प मिल गए? सचमुच? काबुई को बेटी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ पिताश्री, सचमुच मिल गए हैं। हम हमेशा की तरह समुद्री तट पर गए। हमने वहाँ उत्तुंग की उल्टी पड़ी नाव को देखा। हमने झांक कर देखा तो देखा कि वहाँ पुष्प बिखरे पड़े हैं। रेत पर दो लकीरें भी देखी, जिनसे लगता था कि नाव को समुद्र में खींच लाने का प्रबल प्रयत्न हुआ। हमने सोचा कि शायद उत्तुंग ने ही जाने के विफल प्रयत्न किया होगा, चित्रा ने सविस्तार बताया। उसी समय उत्तुंग ने वहां प्रवेश किया। नहीं चित्रा, उत्तुंग तो रात को मेरे ही साथ था। अच्छा, यह तो बताओ कि वे पुष्प अब कहाँ है? काबुई ने पूछा। वही समुद्र तट पर रखी हुई नाव में ही है। यह शुभ समाचार सुनाने के लिए अपने सहेली के साथ मैं स्वयं यहाँ आई हूँ, चित्रा ने कहा। काबुई ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, चित्रा, तुमने ठीक ही किया। तुम दोनों यही ठहरो, हम यह समाचार सेनाधिपति को सुनाकर आते हैं। फिर उत्तुंग की तरफ देखते हुए कहा, चलो चलते हैं। उत्तुंग ने साथ चलते हुए पूछा, क्या शताब्दी का पुष्प मिल गए हैं? आपकी बेटी क्या कह रही थी? काबुई ने उत्तुंग को वे सारी बातें बताई जो चित्रा ने कहा। उत्तुंग को यह जानकर अपार हर्ष हुआ कि शताब्दी का पुष्प मिल गए हैं। वह सोचने लगा, उन पुष्पों को लेकर नाव में जाने का प्रयत्न भला किसने किया होगा? अगर नारसिंह ने ही ऐसा प्रयत्न किया हो तो उसका क्या उद्देश्य होगा? इस प्रकार से सोचते हुए वह काबुई के साथ सेनाधिपति के महल के निकट पहुंचा। उनको देखते ही सेनाधिपति ने पूछा, क्या हुआ? काबुई ने पूरा समाचार उसे बता दिया। शाबाश, वे सैनिक कहाँ है जो यह सुबह समाचार ले आए? सेनाधिपति ने पूछा। यह समाचार सैनिकों ने नहीं, बल्कि मेरी बेटी चित्रा ने बताया है, काबुई ने कहा। बहुत अच्छा किया। पुष्पों की सुरक्षा का प्रबंध तक्षण ही करना है। अभी अपने कुछ सैनिकों को वहां भेजता हूँ। चलिए, पहले यह समाचार राजा को सुनाएंगे। वे तीनों वहां से राजभवन की ओर निकले। राजा ने उनसे पूरा विवरण प्राप्त किया तो वह बहुत ही संतुष्ट हुआ। उसने कहा, अब मैं निश्चित हो गया हूँ। सेनाधिपति, उन पुष्पों को राक्षस जंतु तक भेजने में विलंब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काबुई बोले, तुम्हारा क्या विचार है? उत्तुंग को संबोधित करते हुए पूछा। कब निकलने का इरादा है? प्रभु, इसी क्षण निकलने के लिए भी मैं सन्नद्ध हूँ, उत्तुंग ने बड़ी उत्सुकता से कहा। राजा उठ खड़ा हुआ और उत्तुंग की भुजाओं पर हाथ रखते हुए बोला, शाबाश, तुम जैसे वीर धीर किसी भी राज्य की मूल्यवान संपत्ति है। लौटते हुए हमारे राज्य से होते हुए अवश्य जाना। फिर उसने सेनाधिपति से कहा, आज ही उत्तुंग के लिए जो जो चाहिए उनका प्रबंध करो। अभी जाकर शताब्दी का पुष्पों के मिल जाने का समाचार मल्लिका को भी सुनाता हूँ। राजा भवन के अंदर चला गया। राजभवन के बाहर आकर सेनाधिपति ने नारसिंह को खबर भेजी कि वह उससे तुरंत आकर मिले।
दलपति नागसिंह थोड़ी देर में वहां पहुंचा। सेनाधिपति काबुई और उत्तुंग को एक साथ देखकर वह चौंक पड़ा। अपने को संभालते हुए उसने सेनाधिपति को प्रणाम किया। आज ही उत्तुंग यात्रा के लिए निकलने वाला है। तुम और तुम्हारे कुछ सैनिक उसकी रक्षा के लिए उसके साथ जाएंगे। यह राजा की आज्ञा है। सेनाधिपति की बातों में कटुता भरी हुई थी। हमें शताब्दिका पुष्पों को भी अपने साथ ले जाना है ना? नागसिंह ने पूछा। हाँ, यह यात्रा भी उन पुष्पों को राक्षस जंतु तक ले जाने के लिए ही तो है। आज संध्या तक आप लोग समुद्री तट पर पहुंच जाइए। चट्टानों के बीच से रास्ते से समुद्र में जाइए और नाव में बैठकर आगे बढ़िए। आपके पीछे पीछे 2 नावों में हमारे सैनिक भी आएंगे। बाकी कार्य उत्तुंग की निगरानी में होगा, सेनाधिपति ने कहा। तो पुष्प? नागसिंह कुछ और पूछना चाहता था, पर पूछते पूछते रुक गया। मैं तुमसे बता चुका हूँ कि सब तैयारियां हो चुकी है, बस तुम्हारे निकलने के ही देरी है, सेनाधिपति ने कहा। जैसे आपकी आज्ञा, सेनाधिपति जी, कहते हुए वह वहां से तेजी से चला गया। उसके चले जाने के बाद सेनाधिपति ने उत्तुंग से कहा, पुष्पों की चोरी हो जाने की बात नारसिंह को मालूम हुई होगी। अब उन सब बातों का टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है। वह अकेले उस राक्षस जंतु का सामना नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें हानि पहुंचाने की गुंजाइश है। तुम्हें सावधानी बरतनी होगी, उससे चौकन्ना रहना होगा, विनयपूर्वक उत्तुंग ने कहा। आपकी चेतावनी हमेशा याद रखूंगा, सेनाधिपति ने काबुई से कहा। तुम उत्तुंग के साथ समुद्री तट तक जाओ और उसे विदा करो। जैसी आज्ञा, कहकर काबुई उत्तुंग को लेकर अतिथि गृह की ओर चल पड़ा। काबुई ने सब बातें अपनी बेटी चित्रा को बताई, जो उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद नागसिंह वहां आया। सब मिलकर समुद्री तट पर पहुंचे। रास्ते में नागसिंह ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। उसके मुख पर तीव्र चिंता तथा निरुत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनके वहां पहुंचते ही सैनिकों ने दलपति को प्रणाम किया और उनका आह्वान किया। 3 नावें तैयार रखी गई थी। एक नाव में शताब्दी का पुष्प रखे गए थे। उन्हें देखने पर ऐसा लगता था मानो वे अभी अभी विकसित हुए हो। उनसे सुगंध व्याप्त हो रही थी। उत्तुंग ने पहचान लिया कि जिस नाव में पुष्प है उसी में वह यहाँ पहुंचा था। अपनी कमर में बंधी तैली में छिपाकर रखे गए पौधों को उसने चित्रा को छिपे छिपे सौंपा और संकेतों से समझाया कि इन्हें अपने घर में सावधानी से सुरक्षित रखना। चित्रा ने पौधों को लिया और बहुत ही व्याकुल होती हुई उत्तुंग की तरफ देखने लगी। शताब्दी का पुष्पों को देखते ही नागसिंह में उत्साह भर आया। उसका चिंतित मुख आनंद से खिल उठा। वह उत्तुंग की तरफ इस आशय से देखने लगा कि निकलने में वह क्यों विलंब कर रहा है। काबुई ने उसके मनोभाव को जान लिया और वह कहा, उत्तुंग, अंधेरा छा जाने के पहले ही निकलना श्रेयस्कर होगा। मेरी बात अवश्य याद रखना। लौटते हुए हमारे यहाँ ज़रूर आना। यूँ कहकर उसने उसे विदा किया। उत्तुंग ने उसे प्रणाम किया और नाव की ओर बढ़ा। नागसिंह पहले से ही नाव में बैठा हुआ था। सैनिकों ने नाव को पानी में ढकेला। उस नाव के पीछे पीछे शेष दोनों नावों भी निकल पड़ी। तुम्हें कैसे मालूम है कि इन पुष्पों को राक्षस जंतु के निवास स्थल के निकट ले जाने मात्र से वह माणिक्यपुरी नहीं आएगा? उसकी कर्कश से भरी बातों को सुनकर उत्तुंग ने अपना सर उठाया और उसे गौर से देखा। नागसिंह क्रोध से उसे देख रहा था। इन पुष्पों से आकर्षित होकर ही राक्षस जंतु माणक्यपुरी आया था। अब हमने ऐसा प्रबंध किया है जिससे एक भी शताब्दी का पुष्प वहाँ है ही नहीं। सब पुष्पों को बांधकर मैं अपने साथ ले आया हूँ और 100 साल तक उन फूलों की विकसित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बड़ों का विश्वास है कि तब तक राक्षस जंतु माणक्यपुरी में प्रवेश नहीं करेगा। उत्तुंग ने सहन शक्ति से उसे समझाने का प्रयत्न किया। इसका मतलब यह हुआ कि उन पुष्पों को दिखाकर राक्षस जंतु से समझौता करना चाहते हो। मैंने ठीक कहा है ना? नागसिंह ने पूछा। राक्षस जंतु से समझौता? तुम क्या कह रहे हो? उसके पास जाकर बातें करना कैसे संभव होगा? क्या हमारी भाषा उसकी समझ में आएगी? मेरा संदेह तो दूर करो कि आखिर उस राक्षस जंतु से तुम्हारा क्या काम है? चकित होकर उत्तुंग ने उससे सीधे सवाल किया।
बहुत ही मुख्य काम है मेरा उससे। राजभवन, रानी तथा मुख्यतया राजकुमारी का सर्वनाश करना है मुझे। इस कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे राक्षस जंतु की सहायता चाहिए। नागसिंह ने अपना लक्ष्य स्पष्ट बता दिया। उत्तुंग को लगा कि एक और भयानक जंतु से बात कर रहा हूँ। राक्षस जंतु ने पुष्पों के लिए हाहाकार मचा दिया तो यह नरराक्षस अपने स्वार्थ के लिए उससे भी भयंकर वातावरण की सृष्टि के लिए तत्पर है। वे अच्छे लोग हैं और तुम्हारे बंधु भी हैं। तुम उनका नाश करने पर क्यों तुले हुए हो? उत्तुंग ने पूछा। मुझे नागपुरी का राजा बनना है। इस लक्ष्य की पूर्ति में जो भी रुकावट डालेंगे, बाधक बनेंगे, उनका मैं सर्वनाश कर दूंगा। इस कार्य की पूर्ति तक ना कोई मेरे सगे हैं और ना कोई मेरे बंधु है, ना ही कोई निकट के है। मेरे हृदय में उनके लिए कोई स्थान नहीं। उनके प्रति मुझ में ना ही दया का भाव होगा, ना ही प्रेम का। तुम भी मेरे रास्ते में रुकावट बनकर आओगे तो तुम्हें भी मारने के लिए मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। नागसिंह ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपना उद्देश्य बताया। उसके मुख पर क्रूरता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तुम मेरा भी नाश कर दोगे? माणिक्यपुरी से लाए हुए पुष्प तेरे उपयोग में लाए जाए, कदापि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। उनके द्वारा राजपरिवार को नष्ट पहुँचे, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उत्तुंग के स्वर में दृढ़ता थी, अटल निश्चयता। तुम जीवित रहो, तब ना तुम्हारे अस्वीकार करने की बात उठती है। कहता हुआ उठा और उत्तुंग को समुद्र में ढकेल दिया। उत्तुंग समुद्र में औंधे गिर गया। फिर उसका पता भी नहीं चला। अपनी नाव को उस नाव की ओर घुमाया जिसमें सैनिक बैठे आ रहे थे। अपनी नाव में जो शताब्दी का पुष्प थे उन्हें दूसरी नाव में रखवा दिया। वह भी वही जा बैठा। समुद्र में गिरा उत्तुंग धीरे धीरे तैरने लगा। अपना सर पानी से निकाल कर देखा, अंधेरा छाया हुआ था। अकस्मात कोई वस्तु उसके हाथ में छू गई। उसने उसकी खूब छानबीन की तो उसे मालूम हुआ कि वह एक खाली नाव है। बड़ी कोशिश के बाद वह नाव में बैठ गया। सौभाग्यवश उसमें दो डांड भी थे। उसने देखा कि एक तरफ बहुत ही दूरी पर ऊंचे ऊंचे चट्टान है। शताब्दी का पुष्पों के बिना राक्षस जंतु का सामना करना व्यर्थ प्रयास है, इसलिए वह उन चट्टानों की तरफ बढ़ा। कहानी और है।